2024 के इलेक्शंस ग्राउंड पे तो लड़े ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में यूट्यूब पे भी फाइट किए जा रहे हैं। ऐसे में जर्मनी में रहने वाला एक यूट्यूबर ध्रुव राठी, जो किसी समय में आम आदमी पार्टी के लिए एडिटिंग का काम करता था, इंडिया लौट के आता है और यहाँ पे प्रोपेगेंडिस्ट वीडियो बनाता है। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। वीडियो में करोड़ों व्यूज आते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस शशि थरूर से लेके लेफ्ट विंग सपोर्टर्स ट्वीट कर करके इन वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के आईटी सेल में काम करने वाले ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट कर दिया और जिसके लिए उन्हें कोर्ट में घसीट लिया गया और सुप्रीम कोर्ट जाके मामला इतना बढ़ गया कि आखिर में अरविंद केजरीवाल को माफी तक मांगनी पड़ी, क्योंकि वो वीडियो प्रोपेगेंडिस्ट इन नेचर था। अलग अलग वीडियोस में ध्रुव राठी ने जहां नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहा है, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बोल दिया। देश में डेमोक्रेसी खत्म होने की बात कही। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। जहां इस यूट्यूबर के खिलाफ कोई केस नहीं करता है, क्योंकि केस करने से इसका और ज्यादा कद बढ़ेगा और इसके वीडियोस की रीच और ज्यादा बढ़ेगी। केरला स्टोरी रिलीज होने के टाइम पे ध्रुव राठी ने लव जिहाद को एक प्रोपेगेंडा बताया था। मोदी मीडिया ने इस एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। सुदर्शन न्यूज ने एक प्रोग्राम चलाया जिसकी हेडलाइन थी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, जबकि लव जिहाद एक्चुअली में शुरू हुआ था यूनाइटेड किंगडम से। यहाँ पे इसे लव जिहाद ना कह के ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता था। So in the documentary in February, we uncovered up to 50 different towns and cities where we believe that these grooming gangs have credible reports of them going on. But the National Crime Agency has only been to one. गूगल पे एक सिंपल सी सर्च करने पे भी रडर्सफील्ड ग्रूमिंग गैंग्स विकिपीडिया पेज आपको दिख जाएगा। ये घटना एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आता है, जहां 2004 से लेके 2011 के बीच में 29 मेन थे, जिसमें से 28 मुस्लिम थे और एक सिख व्यक्ति था, जो पूरे सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां की ब्रिटिश लड़कियों को टारगेट करते थे और उसके बाद उन्हें अपनी लस्ट का शिकार बनाने के बाद, उन्हें एक्सप्लॉइट करने के बाद उन्हें छोड़ देते थे। 6 अलग अलग ट्रायल फरवरी 2020 तक चलते हैं, जिसमें 35 मेन कन्विक्टेड होते हैं, कुछ जो डायरेक्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे और कुछ जो इनडायरेक्टली इस पूरे नेक्सस में शामिल थे। इनफैक्ट म्यांमार देश में भी 969 मूवमेंट शुरू होता है, जहां पे जो बुद्धिस्ट विमेन को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको अपोज करने के लिए बहुत सी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होती हैं और लव जिहाद को प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में एक डिस्कशन होता है जहां पे ये हाईलाइट किया जाता है किस तरीके से रेप केसेस में जो परपेट्रेटर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं और मोस्टली पाकिस्तान या बांग्लादेश के माइग्रेंट्स हैं। यूके की टोटल आबादी का 4% मुस्लिम्स हैं, लेकिन जब जेल में क्रिमिनल्स का सर्वे होता है तो 18% मुस्लिम निकलते हैं और लंदन की जेल्स में तो ये आंकड़ा 27% पहुंच जाता है। 2016 के सर्वे के हिसाब से फ्रांस में 8% आबादी मुस्लिम्स की है, लेकिन जेल में 50 से 60% क्रिमिनल्स मुस्लिम है। यूएस में सिर्फ 1% आबादी मुस्लिम्स की है, लेकिन जेल में 9% क्रिमिनल्स मुस्लिम्स हैं। वहीं ध्रुव राठी जहां से काम करता है, यानी कि जर्मनी, वहां पे 6% आबादी मुस्लिम्स की है, लेकिन जब क्राइम्स की बारी आती है तो 20% क्रिमिनल्स मुस्लिम पाए गए। नीदरलैंड में 5% मुस्लिम आबादी है, लेकिन क्रिमिनल्स 20% मुस्लिम है। बेल्जियम में सिर्फ 2% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन टोटल क्रिमिनल्स में 16% मुसलमान है। ऑस्ट्रेलिया में 3% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन टोटल क्रिमिनल्स 9% मुस्लिम है। और इटली की 2014 की रिपोर्ट तो बहुत डरावनी है। यहाँ 3% से भी कम आबादी मुसलमानों की है, लेकिन क्राइम्स में इनका 35% योगदान है। और भारत भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे लगभग 14.2% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन क्राइम्स में इनकी 30% भागीदारी है। और आसाम जैसे राज्य में तो 61% क्रिमिनल्स मुस्लिम है। अगर हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो यूके में हिंदू 1.5% है, लेकिन क्राइम्स में इनका सिर्फ 0.4% योगदान है। ध्रुव राठी ने 2016 में एक ट्वीट किया था जहां पे टेररिज्म के पीछे इस्लाम की आइडियोलॉजी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन फिर ये समझ गया था कि अगर इसने ज्यादा शैतानी करने की कोशिश करी तो इसकी गर्दन कट के अलग हो जाएगी। इसको थ्रेड्स आने लगे तो इसने चुपचाप उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और इसके बाद इसने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कोई ऐसी चीज इस्लाम के बारे में बोल सके जो कि इसकी लाइफ के लिए खतरा बन जाए। उस वक्त किसी एजेंडा के तहत काम नहीं करता था, जो भी व्यूज होते थे वो अपना बता देता था। इंग्लैंड की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से ग्रूमिंग गैंग्स ने 19,000 लड़कियों को टारगेट किया है। इनफैक्ट इंग्लैंड के 50 से ज्यादा शहर ग्रूमिंग गैंग्स की चपेट में आ चुके हैं। रॉटरहैम जैसे छोटे से शहर में भी 1400 से ज्यादा लड़कियां इस ग्रूमिंग गैंग का शिकार बन चुकी हैं और सजा पाने वाले सब के सब पाकिस्तानी ओरिजिन थे। और इंडिया में भी ये एपिडेमिक से कम नहीं है। देखो, हर महीने लड़की पढ़ाने की 50,000 मिलते और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते। रिचार्ज करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000। पहले शादी का झूठा जायजा लेके ले आया,
फिर उसके बाद जो है इसने बोला कि मैं शादी जब करूंगा जब तुम मेरी फैमिली को अलॉट करोगी, मतलब मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रहोगी। मुझे जो है भैंस का मीट जो है मेरे मुंह में ये फंसा दिया जाता था और ये हथेली ऐसे दबा दी जाती थी कि इसको चबा, इसे खा। एक 65 रुपए की पीतल की गोली आती है 65 रुपए की, उससे मार के तुझे फेंक दूंगा, घुमाने ले जाऊंगा, पहाड़ी से फेंक दूंगा। मैं तुझे इस तरीके से जानवरों की तरह बांध के रखूंगा, घर में रखूंगा, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं आएगी। तेरा हशर वो करूंगा जो दुनिया भी याद करेगी। ध्रुव राठी ने क्लेम किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्कैम कहा ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती सेंसेशनलाइज करने के लिए स्कैम वर्ड का यूज किया जा रहा है। सिर्फ डोनर्स का नाम डिस्क्लोज न करने की वजह से और गोपनीयता बनाए रखने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर इसे स्कैम भी मानते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की धनराशि टोटल 12,000 करोड़ की थी, जबकि कॉमनवेल्थ घोटाला खुद ही 70,000 करोड़ का था। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से कोलगेट स्कैम 1.8 लाख करोड़ का था। 2G स्कैम 1,76,000 करोड़ का था। 12,000 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू अलग अलग पार्टीज को दिए गए। इसमें तृणमूल कांग्रेस लगभग 1,400 करोड़ पाती है, वहीं कांग्रेस लगभग 1,300 करोड़ पाती है और बीजेपी लगभग 7,000 करोड़ पाती है। सबसे मजे की बात है ये सो कॉल्ड स्कैम का पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा था। ये पहला स्कैम है दुनिया का जहां पे पैसा ब्लैक मनी के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ना होकर सीधे पॉलिटिकल पार्टीज के बैंक के खाते में आ रहा है। तो कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से कोई एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, लेकिन एक प्रोपेगेंडिस्ट और फेक न्यूज पेडलर ही इस चीज को पूरा स्कैम के रूप में प्रेजेंट कर सकता है और चीजों को सेंसेशनलाइज कर सकता है। तो बेसिकली ध्रुव राठी ये जिस इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज करता है कि वो चीजों को सेंसेशनलाइज करती हैं, ये सीधे सीधे इन प्रोपेगेंडिस्ट मीडिया चैनल्स का यूट्यूब वर्जन है। ध्रुव राठी के हिसाब से नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है। कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। 2019 में नरेंद्र मोदी जब सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए रेस में थे, उसके जस्ट पहले 2018 में 6 राज्य ऐसे थे जहां पे बीजेपी चुनाव हार जाती है। तो ये कैसा तानाशाह है जो इलेक्शंस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। और 2019 में नरेंद्र मोदी भले ही जीत जाते हो, लेकिन 7 में से 5 राज्य ऐसे होते हैं जहां पे बीजेपी हार जाती है। और 2021 में भी 5 में से 3 स्टेट्स में बीजेपी इलेक्शंस हार जाती है और 2023 में भी 9 में से 4 राज्य में बीजेपी इलेक्शंस हार जाती है, वहीं 5 में जीतती है। जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो आए और ईवीएम में हैकिंग होती है या वोट का कोई घोटाला होता है उसको एक्सपोज करके दिखाएं, तो एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है। इनफैक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फनी सरकास्टिक पोएम भी लोगों को सुनाई जो कि ईवीएम के लिए थी। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। आरोप आते हैं कि जांच एजेंसीज जैसे ईडी और सीबीआई को मोदी जी ने यूज किया है अपने ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है। इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। 2004 से 14 तक ईडी ने 4,156 करोड़ रुपए अनर्थ किए थे। वहीं मोदी सरकार बनने के बाद ईडी ने 1,17,000 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। अगर जांच एजेंसीज ज्यादा अच्छा काम कर रही है, एफिशिएंट काम कर रही है और जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के काम है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसमें इन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को अगर पकड़ के ला रही है तो इसमें क्या बुराई है। सिर्फ 3% ऐसे केसेस हैं जो किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ चल रहे हैं और एक पॉलिटिशियन क्या संविधान से ऊपर है? अगर वो किसी क्राइम में लिप्त पाया जाता है तो क्या उसे अरेस्ट करने का अधिकार ईडी या सीबीआई को नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में सिर्फ एक बार सीबीआई को केज्ड पैरेट यानी कि पिंजड़े में कैद तोता बोला है और वो यूपीए के कालखंड में था साल 2012 में। A quick reminder of what the Supreme Court said yesterday. The CBI is a caged parrot acting on behalf of its masters. विनीत नारायण का केस था और इसे पॉपुलरली जैन हवाला केस भी कहा जाता है। ध्रुव राठी को किसानों से बहुत सिंपैथी है और उसे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि बेचारे भोले भाले किसानों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे। अगर देश में तानाशाही होती तो शाहीन बाग में 101 दिन तक प्रोटेस्ट ना चलते। सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई थी। इन्होंने पूरे हाईवे को ब्लॉक करके रखा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पे संज्ञान लिया था कि क्या प्रोटेस्टर्स पूरे हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं। नवंबर 2020 से शुरू हुए किसान आंदोलन 13 महीने तक चलते हैं। इन प्रोटेस्ट ने हजारों करोड़ का नुकसान कराया क्योंकि ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉइज जा नहीं पा
रहे थे, इंडस्ट्रीज ठप हो गई थी, रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज तक पहुंच नहीं पा रहे थे, फिनिश प्रोडक्ट्स वो हाईवेज में ट्रक्स के ब्लॉक होने की वजह से पोर्ट्स तक जा नहीं पा रहे थे और आम लोगों को बहुत असुविधा हुई थी। तो ये प्रोटेस्ट कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे, ये देश को पैरालाइज करने वाले प्रोटेस्ट थे। इनके इंटेंशंस मैलाफाइड इन नेचर थे। जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अब इस क्लिप में ध्रुव राठी कहता है कि मोदी जी 70 to 80% तानाशाह हो गए। भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला तुमने बना लिया या ऐसी कौन सी मशीन बन गई है जो ये मेजर कर ले कि कौन कितना प्रतिशत तानाशाह बन सकता है? ये सब फालतू की जुमलेबाजी है जिसे बिहारी भाषा में बकलोली कहते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 बार समन्स भेजा था, तो आखिर इन्होंने इतनी बार इस समन्स को कैसे इग्नोर किया? एक आम आदमी, और ये केजरीवाल वाले आम आदमी नहीं जो सचमुच का आम आदमी है, अगर 2 से 3 बार समन जाता है और आदमी नहीं पहुंचता है जांच एजेंसी के पास तो उसे अरेस्ट करके लाया जाता है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड आम आदमी थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये 9 समन्स को स्किप करते हैं। इसके बाद क्या इन्हें अरेस्ट करके नहीं लाना चाहिए? इनको क्यों ऐसा एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए, एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए? क्या कानून केजरीवाल और एक आम आदमी के लिए सेम नहीं है? जर्मनी से ध्रुव राठी आता है और वो खुलेआम वीडियो बना रहा है, एंटी मोदी स्पीचेस दे रहा है। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। करोड़ों व्यूज पा रहा है और फिर भी खुला घूम रहा है। और इसने नरेंद्र मोदी की तुलना नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से भी कर दी। अभी शायद नॉर्थ कोरिया में ध्रुव राठी का जाना हुआ नहीं है, उसे पता नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में क्या क्या होता है और एक्चुअली में एक तानाशाह होता कैसा है। जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे एक टेररिस्ट अटैक किया था, तब ध्रुव राठी स्पाइडरमैन को याद कर रहा था। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है? बड़ा ऑब्वियस है, इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब इस जुवेनाइल आर्गुमेंट का मैं क्या रिबटल दूं? ध्रुव राठी एक बहुत बड़े मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं। इनकी कोरोना पे जरा एनालिसिस को सुनते हैं। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है, प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित है इस वक्त। इन्होंने ढेर सारे जो सर्वेज थे कोरोना वायरस को लेके उसको भी मिसलीडिंग बता दिया। ये जो सर्वेज हैं, पीयूष सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इफ यू टेक देम एट द फेस वैल्यू दे कैन बी हाईली मिसलीडिंग। इस तरीके से फेक न्यूज बढ़ाने में ध्रुव राठी एकदम एक्सपर्ट है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? ध्रुव राठी के हिसाब से देश को इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के हिसाब से हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए गए 1 रुपए के बदले में देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में 2.5 से लेकर 3.5 रुपए का फायदा हुआ है। ध्रुव राठी के हिसाब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरा वेस्ट ऑफ मनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। ताजमहल में हर साल लगभग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को मिला के 60 लाख से 70 लाख टूरिस्ट आते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एक ट्राइबल एरिया में बनाया गया, लोकल ट्राइबल लोगों के लिए इतने रोजगारों के अवसर लेकर आया, इतना टूरिज्म बूस्ट हुआ, ये किस तरीके से लोकल इकोनॉमी के लिए गलत साबित हुआ। अपना काम कैसा लग रहा है और आप कितने टाइम से यहाँ पे ये काम कर रही हैं ऑटो का? हमें अच्छा लग रहा है हमारा काम। यहाँ से हमारा 2-3 महीना हुआ है काम। और आपको ये किसने सिखाया ऑटो? यहीं पे ट्रेनिंग मिला? GMR ट्रेनिंग देता है, वो फ्री में ट्रेनिंग देता है GMR पे हमें। और आप महीने में कितना कमा लेते हैं आप? 15,000 के आसपास। इनफैक्ट इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो पिछले 70 साल में शायद ही कभी हुआ हो, जहाँ के इतने कम समय में इतने ज्यादा टूरिस्ट आ गए हो। प्यू रिसर्च सेंटर एक काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पे डेटा स्टैटिस्टिक्स को दिखाता है। अब ध्रुव राठी कभी इस रिसर्च को मानता है और चेरी पिकिंग करता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेज कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है और कभी कभी इसको रिजेक्ट भी कर देता है। यूएस में आई एक नई
रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया अब एक आजाद देश नहीं रहा। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। मार्च 2023 में ध्रुव राठी के एक वीडियो पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ये वीडियो प्रोपेगेंडिस्ट इन नेचर है और यूट्यूब इंडिया को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस वीडियो को ब्लॉक किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ध्रुव राठी ने लक्ष्मण रेखा पार करी है। 2021 में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ध्रुव राठी के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू किया और रीजन था कि ध्रुव राठी ने इल्लीगल तरीके से एक माइनर की आईपी लोकेशन ट्रैक करी और उसके बाद उस माइनर बच्चे को धमकी भी दी। ध्रुव राठी के एक वीडियो को इसलिए डिलीट किया गया था क्योंकि उसने इंडिया की मैप को गलत तरीके से दिखाया था और कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। भारत सरकार ने 45 वीडियोस डिलीट कराए थे जहां पे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था और इसमें से एक वीडियो ध्रुव राठी का भी था। अब भारत सरकार ने जब इंटरफियर किया था उसके बाद ध्रुव राठी को इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं डिलीट किया गया इसका जवाब स्वयं ध्रुव राठी दे सकते हैं। एक पर्टिकुलर पोर्शन को बड़े आसानी से ब्लर किया जा सकता था या डिलीट किया जा सकता था और उसके बाद वीडियो को रीअपलोड भी किया जा सकता था, पर ध्रुव राठी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देश में लगभग 5600 किलोमीटर के हाईवे बने जिसमें से 80% हाईवे पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए। वहीं चाइना में 1,60,000 किलोमीटर के हाईवेज बने हुए हैं। जापान जैसे एक छोटे से देश में भी 9,000 किलोमीटर के हाईवेज बने हुए हैं। एक हाईवे या एक्सप्रेसवे लोगों के टाइम ट्रेवल को कम करती है। जो गुड्स ट्रक ज्यादा टाइम में ले जाते हैं उस टाइम को कम करती है। पेट्रोल और डीजल की सेविंग करती है। इससे न सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम आती है बल्कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बहुत जल्दी अपनी मार्केट तक पहुंच जाता है और सेल्स जल्दी होती है, तो किसी भी बिजनेस की कैश कन्वर्जन साइकिल कम हो जाती है। और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हाईवेज और एक्सप्रेसवे सबसे बड़े साधन माने जाते हैं। और यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने तो यहाँ तक कहा था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स गुड रोड्स। जब 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, अपने पीक पे थे, उस वक्त कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंटरफियर किया था इंडिया के इंटरनल मैटर्स में और उस वक्त ध्रुव राठी ने जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट किया था। कोई भी सॉवरेन देश कभी भी किसी भी फॉरेन पावर को अपने इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देता है, चाहे वो कितना भी छोटा और कमजोर या गरीब देश हो। जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन हरकतें इसकी बिल्कुल एंटी नेशनल है। इनफैक्ट ध्रुव राठी तो ये भी चाहते हैं कि कश्मीर में भी एक आउटसाइड इंटरफेरेंस होना चाहिए। ध्रुव राठी ने एक डेटा को मैनिपुलेट किया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। भारत की जीडीपी 2014 में जहां 2 ट्रिलियन थी वहीं 2024 में ये दुगनी हो चुकी है, यानी 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई। जो डेट होता है वो अकेले एज ए कंपोनेंट नहीं देखा जा सकता है। डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 81% है, जो कि जापान के 260%, यूएस के 121% या यूके के 101% से काफी कम है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे प्रॉपर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर वो खटाखट लोगों के बैंक अकाउंट में जाते हैं तो वो एकदम अनप्रोडक्टिव और अनवाइबल होते हैं। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। इनफैक्ट ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा भी देते हैं और लोगों में कामचोरी और निकम्मापन पैदा करते हैं। अब जब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आई जाएंगे तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है, क्यों प्रोडक्टिव होने की जरूरत है, घर बैठे ही पैसे आ जाएंगे। ध्रुव राठी के हिसाब से कोलिशन गवर्नमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही है। जब भी देश में कोलिशन गवर्नमेंट्स आई है, चाहे वो मोरारजी देसाई के टाइम पे हो या वीपी सिंह या देवगौड़ा, हमेशा पॉलिसी पैरालिसिस रहा है। कोई डिसाइसिव डिसीजंस गवर्नमेंट नहीं ले पाई, बस अपनी कुर्सी बचाने में ही ये सब लगे रहे और आपस में लड़ते भिड़ते रहे। देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा था, सबको रबड़ी मलाई खाने से मतलब था और अपना अपना हिस्सा लेने की बंदर बांट थी। इन सभी लॉस्ट ईयर्स में ना तो कश्मीर की प्रॉब्लम पे कोई डिस्कशन हो पाया, ना नक्सल की समस्या को खत्म किया जा सका। इनफैक्ट देश में बाहर के एनिमी कंट्रीज ने टेररिस्ट अटैक्स करवाए और गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की कोशिश करी। ध्रुव राठी ने एक प्रोपेगेंडिस्ट बुक भी लिखी है जहां पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से केरला में कोविड के केसेस को सबसे अच्छे तरीके से डील किया गया, जबकि केरला में कोविड का सबसे पहला केस पाया गया था और ये देश में सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स था। कोरोना के हमेशा सबसे ज्यादा केसेस
केसेस केरला में रहे हैं। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी आया जब देश के 44% केसेस अकेले केरला में थे। अब एक जगह ट्वीट करता है कि राम मंदिर पे 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि सरकार ने तो एक भी रुपया राम मंदिर पे खर्च ही नहीं किया है। एक्चुअली 300 करोड़ रुपए अयोध्या में एयरपोर्ट से लेके आसपास सड़कें बनाने, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बनाया गया है। मंदिर में तो एक भी रुपए सरकार का नहीं लगा है। ध्रुव राठी की कुछ बातें इतनी स्टूपिड होती हैं, जैसे महिला हॉकी टीम अगर जीत रही है तो उसका क्रेडिट चक दे इंडिया मूवी को जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके प्रति एक संवेदना और सांत्वना उसके परिवार को दी जाती है। लेकिन ध्रुव राठी इतना बड़ा सैडिस्ट है कि जब मनोहर पर्रिकर जैसे एक ब्रिलियंट आईआईटीएन और इतने ईमानदार व्यक्ति मर जाते हैं तो ध्रुव राठी एक बहुत ही नेस्टी ट्वीट करता है, जिसमें क्लेम करता है कि किसी गोबर रेसिपी से मनोहर पर्रिकर जी के कैंसर का क्योर करना चाहिए था। एक ट्वीट में ये हिस्ट्री का स्कॉलर क्लेम करता है कि भारत का पार्टीशन रिलीजन के आधार पे हुआ ही नहीं है। 1947 में आज की ज्योग्राफिकल इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ मुस्लिम्स थे, लेकिन इसमें से सिर्फ 72 लाख मुस्लिम्स पाकिस्तान जाते हैं, बाकी सबके सब इंडिया में ही रह जाते हैं। और जब इलेक्शंस हुए थे 1946 में, तब 86% मुस्लिम्स ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, और मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कौन सी दुनिया में जी रहा है। जब लाल किले पे फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे कुछ उपद्रवी चढ़ गए थे तो उस वक्त ध्रुव राठी ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो शेयर किया जहां पे पुलिस को पूरा ब्लेम कर दिया था। तो जब ये किसानों के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो पुलिस वालों ने बकायदा हाईवेज खुदवा दिए थे, बड़े सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए थे, इतने बड़े बड़े बार्ब वायर्स लगी थी कि कोई उन बैरियर्स को क्रॉस ही ना कर पाए। लेकिन 26 जनवरी जितने इंपॉर्टेंट दिन को, जब सवाल लाल किले जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने का था, तो पुलिस कहीं दिखाई ही नहीं। जबकि बेचारे पुलिस वाले कितने दिन रात लगे रहते हैं, किन हॉस्टाइल कंडीशंस में वो काम करते हैं, और उस वक्त भी वो लाल किले पे तैनात थे और पूरी कोशिश कर रहे थे इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को जो प्रोटेस्टर्स के बीच में घुस गए थे उनको भगाने की। अगर आप ध्रुव राठी के वीडियोस को देखेंगे तो अक्सर करके पाएंगे कि कुछ एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, ये हमेशा उनके डेटा लेता है। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता, और जहां पे डेटा नहीं मिलते हैं वहां पे छोटे छोटे एनेक्डोट्स को ये ले लेता है। यानी कोई छोटे छोटे वीडियोस जो ट्विटर पे शेयर होते हैं उसको ये एक लार्जर पिक्चर के रूप में दिखाता है और बता दिया रियलिटी ऑफ मेरा अब्दुल। ध्रुव राठी ने कभी संदेश खली में जो लेडीज के साथ हुआ पे कोई वीडियो नहीं बनाया। इनफैक्ट स्वाति मालीवाल के ऊपर इतना बड़ा असॉल्ट केस होता है, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर, लेकिन उस पे भी ये चू नहीं करता है, कोई ट्वीट तक नहीं करता है। रामनवमी में बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा की घटना होती है, हल्द्वानी में दंगे होते हैं, नू में हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही होती है, वहां पथराव किए जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी ध्रुव राठी कुछ नहीं बोलता है। गौशाला में जाके ये एक गाय को रोटी खिलाते हुए वीडियो बनाता है कि किस तरीके से इंडिया में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में, जबकि बीफ भैंसे का मांस भी होता है और गाय का मांस भी होता है। इंडिया में काउ स्लॉटर पे बैन लगा हुआ है और जो भी बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है वो एक्चुअली भैंसे का मीट होता है। लेकिन ध्रुव राठी बीफ वर्ड का तो यूज करेगा, लेकिन उसको कभी एक्सप्लेन नहीं करेगा कि इंडिया में जो बीफ होता है वो किस जानवर का होता है, गाय का या भैंसे का। ध्रुव राठी के व्यूज करोड़ों में आते हैं, लेकिन आप कभी गौर करना कि यूट्यूब इंडिया पे इसके वीडियोस ट्रेंड नहीं करते हैं। जो वीडियोस लाखों व्यूज पा जाते हैं वो ट्रेंड करते हैं, लेकिन इसके व्यूज करोड़ों में आने के बावजूद भी कभी भी ट्रेंड नहीं करते हैं। अब प्राइवेट इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत कवर तो होते नहीं है, तो ये कभी डेटा तो बाहर निकालते नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी के जो भी व्यूज आते हैं उसमें से मेजॉरिटी व्यूज वो बाहर के देशों से आते हैं। अगर इंडिया से आ रहे होते तो वो यूट्यूब इंडिया पे 100% ट्रेंड करते। लेकिन ये जो करोड़ों के व्यूज आने का राज है, इसके पीछे तो एक्चुअली एक इकोसिस्टम लगा हुआ है। इस स्क्रीनशॉट्स में दिख रहा है कि पोस्ट ध्रुव राठी के बारे में किया गया है। अब दावा हो रहा है कि ये पोस्ट खुद बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया। इनफैक्ट ध्रुव राठी के राफेल डील पे बने हुए वीडियो को यूट्यूब इंडिया में एड्स के बेसिस पे प्रमोट किया जा रहा था। हालांकि ध्रुव राठी ने इसका काउंटर किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस के एड नहीं चलाए थे तो आखिर किसने चलाए। कुछ व्हाट्सएप चैट्स तो ऐसी भी शेयर की जा रही है जहां पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से ध्रुव राठी के वीडियोस को ट्वीट किया जा रहा है और किस तरीके से शेयर किया जाएगा इस पे स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है। इनफैक्ट वेरियस सोर्सेज से ये कंफर्म हुआ है कि ध्रुव राठी पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल में काम भी करते थे। ध्रुव राठी का नाम आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल कैंपेन्स में भी यूज किया गया है एडिटर की जगह पे। आम आदमी पार्टी के मेंबर के रूप में ध्रुव राठी ने केजरीवाल की बहुत सी स्कीम्स को सपोर्ट किया है, फॉर इंस्टेंस इवन ऑड स्कीम। इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है।
अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक आदमी इस रूल को फॉलो करे। या शीला दीक्षित के खिलाफ अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो उसको भी बड़े विचित्र तरीके से डिफेंड किया है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने उस केस के लिए एलजी को बोला, ना कि दिल्ली के सीएम को, एलजी को बोला। उन्हें भी पता है पुलिस किसके कंट्रोल में है आज। तो अब आप खुद से सोचिए कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि शीला दीक्षित आज जेल में नहीं। इनफैक्ट 2019 के इलेक्शंस में तो ध्रुव राठी इंडिया आया था और आतिशी से मिला था। इसने कुछ स्कूल्स भी दिखाए थे जहाँ पे इसके हिसाब से आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, एकदम बिल्डिंग्स चमचमा रही है। लेकिन कहते हैं ना, डेविल लाइज इन डिटेल्स। इसके पहले हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को काफी फटकार लगाई थी। स्कूल में टूटे हुए फर्नीचर के चलते, ब्रोकन टिन शेड, टॉयलेट्स टूटे फूटे थे, प्लेग्राउंड की प्रॉपर फैसिलिटीज ना होने की वजह से। लेकिन ध्रुव राठी के मेंटर अरविंद केजरीवाल, जो एक समय अपने आप कट्टर ईमानदार कहते थे, कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। किसी में हिम्मत नहीं है। किस तरीके से उनका चारित्रिक पतन होता है और वो 100 करोड़ के शराब के घोटाले में जेल पहुंच जाते हैं। इस पूरे प्रकरण पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।